हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और यहाँ पर हम जीएस का हिस्ट्री कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री वाला कोर्स कवर कर लिया है। मिडिवल हिस्ट्री वाला टाइम पीरियड चल रहा है जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत की जो डायनेस्टीज़ हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके सीधे प्ले लिस्ट में तमिलनाडु हिस्ट्री बुक करके एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप जाकर गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पर क्या क्या चीज़ें चेंज हुई थी। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज हुआ था, सोशल लाइफ कैसी थी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ था, म्यूज़िक में क्या डेवलपमेंट हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर में क्या क्या हमारी कल्चरल आर्किटेक्चर चेंज हुए थे, सोसाइटी चेंज हुई थी, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हुई थी, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ कि हमने दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी के बारे में, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। तो ऐबक का रूल जो था वो यहाँ इतने एरिया में ऐबक ने अपना एम्पायर बिल्डअप किया था, उन्होंने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट की थी। फिर उनको रिप्लेस करके आए थे इल्तुतमिश ने एक्सपांशन किया था और उन्होंने इतना एम्पायर अपना इंडिया में बिल्डअप किया था। अब इल्तुतमिश के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आए थे वो थे बलबन। तो बलबन का टाइम पीरियड भी बलबन का एक्सटेंड भी इतना ही था, उन्होंने ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया था। उन्होंने अपने एम्पायर को अच्छे से रन करने में, रोड सेफ्टी में, नोबल्स को कंट्रोल करने में, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया था। एक्सपांशन पर कम ध्यान दिया था, इसलिए उनका एक्सपांशन उतना ही था। ठीक है, उसके बाद आए थे अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो पूरा ये ऊपर नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है, ये अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में आता है। फिर आते हैं हमारे मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे काफ़ी बड़ा एम्पायर उन्होंने बिल्डअप कर लिया था। ये देखिए पूरा साउथ इंडिया भी इसके अंडर में था, सिर्फ पांडियन किंगडम्स को छोड़ के। ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे था। फिर तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक आए थे। उनके बाद क्या हुआ था, ये जो एम्पायर फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर ही साउथ इंडिया उन्होंने छोड़ दिया था, वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में कंसंट्रेट हो गए थे। उसके बाद तिमूर इन्वेजन की वजह से तुगलक डायनेस्टी पूरी ख़त्म हो गई थी और इंडिपेंडेंट किंगडम्स, अलग अलग रीजनल किंगडम्स बन गई थी। तो तुगलक डायनेस्टी ख़त्म होने के बाद सैयद डायनेस्टी आई थी, जो तिमूर के ही गवर्नर ने स्टैब्लिश की थी। तो वो थी सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी का रूल सिर्फ इतना ही था, उन्होंने ज़्यादा वास्ट एम्पायर वो नहीं बना पाए थे। उसके बाद आती है लोधी डायनेस्टी, जो सिकंदर लोधी ने स्टार्ट किया था। सिकंदर लोधी ने सबसे बड़ा एक्सपांशन किया था, वो थे पंजाब से लेके बिहार तक। सिकंदर लोधी ने लोधी डायनेस्टी लेकिन स्टार्ट नहीं की थी। लोधी डायनेस्टी स्टार्ट की थी बहलूल लोधी ने स्टार्ट की थी। उन्हीं के बेटे थे सिकंदर लोधी, जिन्होंने पंजाब से बिहार तक पूरा का पूरा एक्सपांशन कर लिया था वापस से दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश करने के लिए। फिर इनके बेटे आए थे इब्राहिम लोधी। वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट थे, इस वजह से दिल्ली सल्तनत जो थी वो डिक्लाइन हो गई थी। ठीक है, तो एरोगेंट बिहेवियर जो था इब्राहिम लोधी का, उसकी वजह से उनके जो गवर्नर थे आसपास की रीजन के, उन्होंने क्या किया था, बाबर को बुला लिया था इंडिया में इससे फाइट करने के लिए, इब्राहिम लोधी से। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 में, और तब से इब्राहिम लोधी और दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गया था और फिर मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हो गया था इंडिया में। ठीक है, तो ये सारे हम लोगों ने देखा था दिल्ली सल्तनत के बारे में। जब सिकंदर लोधी थे तो उनका इतना एम्पायर था। अब देखिए उसी टाइम पे देखो सिंध के अलग रूलर थे, राजपूत थे, गुजरात था, सोमनाथ था, फिर ये गोंडवाना लैंड, बंगाल, ये बहामानी किंगडम या बहामानी सल्तनत और ये विजयनगर एम्पायर, ये दो बड़े एम्पायर बिल्ट होकर आए थे तुगलक के टाइम पर। तो ये दोनों भी कैरी ऑन रहे थे, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में। और एक और बार आप देख लीजिए, ये देखिए ये मैप है, ये है हमारी स्लेव डायनेस्टी, ये खिलजी डायनेस्टी, और ये तुगलक डायनेस्टी, और ये लोधी डायनेस्टी। इनके टाइम पर ऐसा एम्पायर हुआ करता था। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज हुए थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पर, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, सोशल लाइफ कैसी थी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे, और लिटरेरी डेवलपमेंट क्या थी, लिटरेचर में क्या डेवलपमेंट हुए थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो क्या हुआ था, जब एक्सपांशन हो रहा था दिल्ली सल्तनत का, ये दिल्ली सल्तनत का एक्सपांशन हुआ, इसकी वजह से ये एक पावरफुल और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ पे बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ। और दिल्ली सुल्तान अपनी जेनिथ पे, मतलब पीक पर थे, और उनका एक्सटेंशन जो था वो एज फार एज साउथ एज मदुरई,
मदुरई तक, जैसा हमने देखा तुगलक के टाइम तक वो मदुरई तक पहुंच गए थे। तो इनका काफ़ी वास्ट एम्पायर हुआ करता था। फिर बाद में दिल्ली सल्तनत हमने देखा कि सैयद के पहले मतलब लेटर तुगलक के टाइम पे दिल्ली सल्तनत जो थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई, लेकिन फिर भी उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसका बहुत पावरफुल इम्पैक्ट रहा इंडियन प्रोविंशियल किंगडम्स, मतलब जो बाकी सारे प्रोविंशियल किंगडम्स बनी थी और फिर मुग़ल सिस्टम जो था उन सब के ऊपर दिल्ली सल्तनत का काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट रहा था। अब दिल्ली सल्तनत कौन थी? तो ये एक इस्लामिक स्टेट था। हमने देखा जो टर्किश गवर्नर्स थे, मोहम्मद गौरी, वो सब उनके ही गवर्नर थे जो इंडिया में आए थे, और वो सब इस्लाम को प्रोपोगेट करने के लिए वो क्या कर रहे थे, कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे और इस्लाम को प्रोपोगेट कर रहे थे। ठीक है, तो वही दिल्ली सल्तनत जो थी वो एक इस्लामिक स्टेट थी जिसका रिलीजन इस्लाम हुआ करता था। सुल्तान अपने आप को कंसिडर करते थे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कैलिफ। कैलिफ मतलब मैंने बताया था प्रॉफिट मोहम्मद के बाद दो एम्पायर बिल्डअप हुए थे, दो, जिसको कैलिफेट बोलते थे, एक अवासिड कैलिफेट और एक उमायद कैलिफेट। ठीक है, तो ये वो जो कैलिफेट थे ना उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव मानते थे सुल्तान अपने आप को, मतलब ये कैलिफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब इंडिया में, ऐसा ये माना करते थे। ठीक है, फिर दे इंक्लूडेड नेम ऑफ कैलिफ इन द खुतबा और प्रेयर, और ये कैलिफ का नाम भी इंक्लूड किया करते थे जो भी प्रेयर करते थे। साथ में जो उन्होंने कॉइन इशू किए थे उन पर भी कैलिफ का नाम हुआ करता था। लेकिन जो बलबन था कॉल्ड हिमसेल्फ द शेडो ऑफ गॉड, लेकिन जो बलबन था स्लेव डायनेस्टी के अंदर वो अपने आप को शेडो ऑफ गॉड बोला करता था। उसने दो नए सिस्टम भी स्टार्ट किया। अगर आपने वो लेक्चर देखा हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन से दो नए सिस्टम स्टार्ट किए थे सुल्तान की सुपीरियरिटी को प्रूफ करने के लिए। फिर उसने ही इंक्लूडेड द प्रैक्टिस नेम ऑफ कैलिफ इन द खुतबा एंड कॉइन। उसने बहुत सारी प्रैक्टिस को इंक्लूड किया कैलिफ के नाम पे, जैसे खुतबा मतलब प्रेयर करना और कॉइन्स में नाम लिखना कैलिफ का। फिर इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये तीन रूलर थे जिनको मंसूर मिला था कैलिफ से। मंसूर मतलब लेटर ऑफ परमिशन फ्रॉम द कैलिफ, मतलब आप कैलिफ ने आपको परमिशन दे दी है कि आप लीगली सुल्तान बन चुके हो एक पर्टिकुलर एरिया के। ये मंसूर किस किस को मिला था? इल्तुतमिश को मिला था, मोहम्मद बिन तुगलक को मिला था, फिरोज शाह तुगलक को, इन तीनों को मिला था। ठीक है, ऑफिस ऑफ द सुल्तान वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सबको पता है कि जो सुल्तान होता है या राजा होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रूल हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेशन में। ही वॉज अल्टीमेट अथॉरिटी हुआ करते थे वो किस किस की? एक तो मिलिट्री की वो अल्टीमेट अथॉरिटी थे। ठीक है, दूसरा लीगल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, मतलब मिलिट्री, लीगल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की अल्टीमेट अथॉरिटी कौन होता था? सुल्तान, मतलब सुल्तान के अंडर में ही सारी चीज़ें होती थी। कोई क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था कि राजा के बाद कौन सक्सीड करेगा। सारे जितने भी राजा के बेटे थे उनको इक्वल क्लेम करते थे वो थ्रोन के ऊपर। जैसे हमने इल्तुतमिश के टाइम पे देखा, रुकनुद्दीन भी था, रज़िया भी थी, बहराम भी था, ऐसे बहुत सारे अलग अलग आए थे, सबने अपना अपना क्लेम किया था। फिर इल्तुतमिश जो थे उन्होंने अपनी डॉटर को नॉमिनेट किया था इन प्रेफरेंस टू हिज सन। उन्होंने अपने बेटों को प्रेफरेंस नहीं दी थी, उन्होंने अपनी बेटी रज़िया को प्रेफरेंस दी थी जो पहली लेडी रूलर बनी थी। ठीक है, मिडिवल पीरियड की। बट सच नॉमिनेशन पर ये जो नॉमिनेशन और सक्सेशन था वो नोबल्स को एक्सेप्टेड नहीं था, और नोबल्स का जो 40 वाला सिस्टम था वो किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। कभी कभी क्या होते थे, जो उलेमाज होते थे वो क्रूशियल रोल प्ले करते थे। ये सक्सेशन कौन थ्रोन पे बैठेगा, किसको, उलेमाज मतलब नोबल, वो कौन सक्सीड करेगा, कौन नया राजा या सुल्तान बनेगा, तो उलेमाज का इंटरफेयर कभी कभी हुआ करता था। मिलिट्री सुपीरियरिटी रिमेन द मेन फैक्टर इन द मैटर ऑफ सक्सेशन। मिलिट्री सुपीरियर हुआ करता था अधिकतर वही सक्सेशन। अगर हम मिलिट्री वीक पर्सन को अगर हम राजा या सुल्तान बना देते हैं, मतलब नोबल्स अगर बना देते हैं, तो जो मिलिट्री सुपीरियर होगा उसको ऑब्वियसली वो वॉर में हरा देगा और फिर अपने आप को स्टैब्लिश कर लेगा। इसलिए जो मिलिट्री सुपीरियर होता था वो ही सक्सेशन किया करता था। अब देखो ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या थी। सुल्तान को असिस्ट करने के लिए बहुत सारे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे एंड ऑफिशियल्स हुआ करते थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। एक पोस्ट हुआ करती थी नायब। कौन सी पोस्ट हुआ करती थी? द पोस्ट ऑफ नायब वॉज मोस्ट पावरफुल पोस्ट हुआ करती थी। नायब प्रैक्टिकली सारी पावर्स इंजॉय करता था जो सुल्तान के पास होती हैं,
और जनरल कंट्रोल ओवर ऑल द डिपार्टमेंट, मतलब नायब के पास सारी पावर्स, वो पावर्स होती थी जो सुल्तान के पास होती थी, और पूरा जनरल कंट्रोल होता था सारे डिपार्टमेंट्स को, कैसे रन करना है, क्या बढ़ाना है, क्या घटाना है, ये सारी चीज़ें, क्या अपॉइंटमेंट करना है, ये सब किसके हाथ में हुआ करता था, नायब के हाथ में होता था। उसके बाद नेक्स्ट टू हिम कौन होता था, वजीर। वजीर क्या करता था, फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेड किया करता था, क्योंकि पूरा जो सुल्तान चलेगा, सुल्तान का राजपाट चलेगा, वो किसके ऊपर चलेगा, फाइनेंस के ऊपर चलेगा। तो वजीर को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई थी, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेड करते थे, जिसको क्या बोलते थे, दीवानी वजारत। देखो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, बहुत ज़्यादा हैं, किसमें, दिल्ली सल्तनत में यूज़ किए गए। जैसे एक डिपार्टमेंट था दीवाने कोही, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दीवाने कोही। इसको बताना कि किसने स्टार्ट किया है और ये किससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, कि दीवानी वजारत किसका डिपार्टमेंट हुआ करता था, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट। दीवाने कोही किसका डिपार्टमेंट हुआ था, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये सारे डिपार्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्या बोलते थे, दीवानी अरिज बोलते थे। ये आप लिख लीजिए, देखिए कैसे लिखिए, डिपार्टमेंट का नेम। अब जैसे यहाँ पे लिखा आपने दीवानी वजारत, किसका डिपार्टमेंट है, फाइनेंस, ऐसे लिखिए, ठीक है। फिर दीवानी अरिज, ठीक है, ये किसका डिपार्टमेंट है, मिलिट्री का डिपार्टमेंट है। ऐसे दीवाने कोही, किसका डिपार्टमेंट है, वो आप लिखिए, ठीक है। ओके, चलो। मैंने इसलिए नहीं बताया, जैसे मुझे पता नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि दीवाने कोही किस चीज़ का डिपार्टमेंट है, ठीक है। मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवानी अरीज हुआ करता था, इसको कौन हेड किया था, अरीज मुमालिक हेड किया करता था। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग, और ये क्या करते थे, ये रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे सोल्जर्स को रिक्रूटमेंट करने के लिए, मिलिट्री डिपार्टमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, ये सारी चीज़ें दीवानी अरीज किया करते थे। पर ये जो थे वो कमांडर इन चीफ नहीं हुआ करते थे आर्मी के, ये आर्मी के कमांडर इन चीफ नहीं हुआ करते थे। आर्मी का जो एक्चुअल कमांडर ऑफ चीफ हुआ करता था वो सुल्तान हुआ करता था, सुल्तान ही आर्मी को चलाता था। तो सुल्तान वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। मिलिट्री डिपार्टमेंट वॉज द फर्स्ट सेटअप बाय बलबन। बलबन जो थे उन्होंने सबसे पहले मिलिट्री डिपार्टमेंट को सेटअप किया था। एंड फर्दर इसको इम्प्रूव किसने किया था, अलाउद्दीन खलजी ने इसको इम्प्रूव किया था, ठीक है। अंडर होम द स्ट्रेंथेंड ऑफ द आर्मी क्रॉस द 3 लाख सोल्जर। अलाउद्दीन खलजी के साथ में कितने सोल्जर्स थे, 3 लाख सोल्जर्स थे। और उन्होंने एक दाग एंड हुलिया सिस्टम स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आप दिल्ली सल्तनत वाले चैप्टर में देखिए, जहाँ हमने अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा है, वहाँ हमने देखा है कि इन्होंने एक दाग एंड हुलिया सिस्टम स्टार्ट किया था। तो आप मुझे बताइए कि दाग किसके लिए होता था और हुलिया किसके लिए होता था, ठीक है। और इन्होंने हॉर्स की ब्रांडिंग करना स्टार्ट किए थे, और सारे सोल्जर्स को ये पेमेंट किस में किया करते थे, कैश में सैलरी जो थी वो कैश में दिया करते थे। केवलरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। तो ये हो गया मिलिट्री डिपार्टमेंट। अब हम पढ़ते हैं दीवानी रसालत। दीवानी रसालत ये कौन सा डिपार्टमेंट हुआ करता है, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर हुआ करता था, जिसमें रिलीजियस मैटर को देखा जाता था। इसके जो हेड हुआ करते थे वो थे चीफ सदर, ठीक है। कौन इसके हेड हुआ करते थे, चीफ सदर। अच्छा, आप 3 बना सकते हैं इसका, एक तो डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट नेम, तीसरा चीफ, ठीक है। जैसे इसका बनाया दीवानी रसालत, किसके मैटर, रिलीजियस मैटर, और इसके हेड चीफ सदर, ठीक है। तो ऐसे आप करिएगा तो आपके नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। ग्रांट्स में जो ग्रांट्स दी जाती थी इस डिपार्टमेंट के लिए, किस में दी जाती थी, एक तो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ जो मोस्क बनाए जाते थे, टोम्स बनाए जाते थे, मदरसाज बनाए जाते थे, उनको ग्रांट दिया करता था ये दीवानी रसालत। उसके बाद जो हेड हुआ करते थे जुडिशियल डिपार्टमेंट के, वो थे चीफ काजी। काजी जो हुआ करते थे वो हेड हुआ करते थे। अदर जजेस ऑफ काजी वर अपॉइंटेड वेरियस पार्ट ऑफ द सल्तनत। अब इतनी बड़ी सल्तनत थी, उसके अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग काजी को अपॉइंट किया जाता था एज अ जज। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ जो था, जिसको शरिया बोलते थे, वो सारे सिविल मैटर्स, मतलब सिविल रिलेटेड मैटर्स। जैसे सिविल मैटर्स क्या होते हैं, जैसे कि ज़मीन का केस हो गया, या
जिसमें मर्डर इन्वॉल्व ना हो, जिसमें क्राइम इन्वॉल्व ना हो, वो सारे जो मैटर्स होते हैं वो सिविल मैटर्स में आते हैं। तो जो भी सिविल रिलेटेड मैटर होते थे उसमें मुस्लिम लॉ फॉलो हुआ करता था जिसका नाम था शरिया, और हिंदूज़ को गवर्न करने के लिए उनका खुद का पर्सनल लॉ हुआ करता था। और उसको कौन डिस्पेंस करता था, मतलब कौन हिंदुओं को न्याय दिलाता था, तो वो थी विलेज पंचायत। सारे लॉ हमने देखा था ना, पंच बैठते हैं, पंच सारा डिसीजन करते हैं। अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, दो भाई भाइयों के बीच में ज़मीन के लिए झगड़ा हो रहा है, तो कहाँ जाते हैं, वो पंच के पास जाते हैं। तो विलेज पंचायत ये सारे लॉज को, ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया करती थी। फिर एक टाइप क्या था, क्रिमिनल लॉ, मतलब किसी को मार दिया, किसी का मर्डर कर दिया, या कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, तो वो सारे क्रिमिनल में आते हैं। तो क्राइम जो होता है उसके लिए क्रिमिनल लॉ बनाए थे। अब जो क्रिमिनल लॉ थे वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो सुल्तान बनाता था उसके हिसाब से होता था। हर सुल्तान अपने अलग अलग क्रिमिनल लॉज बनाता था, उसके हिसाब से क्रिमिनल पनिशमेंट दी जाती थी। फिर एक और था डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस, जिसको क्या बोलते थे, दीवानी इंशा बोलते थे। करस्पॉन्डेंस मतलब डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस हुआ करता था, जिसको दीवानी इंशा बोलते थे। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस को क्या बोला करते थे, तो दीवानी इंशा बोला करते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट जो था, अब जो करस्पॉन्डेंस था वो किसके बीच में हुआ करता था, रूलर एंड ऑफिशियल जो थे वो डील किया करते थे विद दिस डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट था उसके साथ कौन डील किया करते थे, रूलर और, एक सेकेंड, सॉरी, देखो डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस को दीवानी इंशा बोलते थे, और इस करस्पॉन्डेंस में कौन कौन हुआ करते थे, रूलर और ऑफिशियल्स होते थे जो इस डिपार्टमेंट के साथ डील किया करते थे। अब आता है हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तक तो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, जिसमें हमने देखा मिलिट्री डिपार्टमेंट देखा, फाइनेंस डिपार्टमेंट देखा, फिर रिलीजियस डिपार्टमेंट देखा। ये सारे जो थे वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आते थे। और फिर हमने लॉज के बारे में देखा, सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज, ये सारे लॉज बनते थे। और दीवानी इंशा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसके अंडर में आती हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आती हैं। अब हम देखेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होते थे, प्रोविंसेस जो होते थे दिल्ली सल्तनत के, क्योंकि देखो इतना बड़ा दिल्ली सल्तनत था, पूरा नॉर्थ से साउथ तक फैला हुआ था, उसको सिर्फ एक दिल्ली से बैठ के सुल्तान कंट्रोल नहीं करता था। तो क्या करते थे, ऐसे अलग अलग प्रोविंसेस बना देते अलग अलग एरिया में। इस हर प्रोविंस का एक रूलर या एक ऑफिशियल हुआ करता था जो किसको, सुल्तान को अप्रोच किया करता था। तो ये जो प्रोविंसेस थे दिल्ली सल्तनत के, उनको ही हम क्या बोलते थे, इक्तास बोलते थे। जैसे मान लो ये पूरा ऐसे दिल्ली सल्तनत बना हुआ है, यहाँ पे ये बीच में दिल्ली है, ठीक है, यहाँ एक प्रोविंस है, मान लो यहाँ एक प्रोविंस है, यहाँ एक प्रोविंस है, यहाँ एक प्रोविंस है। तो इन जो प्रोविंस होती थी उनको क्या बोला करते थे, इक्ता बोला करते थे। क्या बोले थे, इक्ता बोलते थे प्रोविंसेस को। ये इनिशियली नोबल्स के कंट्रोल में रहती थी। फिर जो गवर्नर से ऑफ द प्रोविंसेस वे कॉल्ड द मुक्तीज, जो गवर्नर हुआ करते थे, जो इक्तास को चलाते थे, मतलब प्रोविंसेस को चलाते थे, उनको क्या बोलते थे, मुक्तीज और वालीज बोला करते थे। इनका काम क्या हुआ करता था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना। ये मेन काम हुआ करता था प्रोविंशियल गवर्नर का, मतलब मुक्तीज का। फिर जो प्रोविंसेस थी उनको फर्दर डिवाइड किया गया था शिक्स में, जिनका हेड हुआ करता था सिकदर। और फिर शिक्स को मतलब जो प्रोविंसेस थी उनको सिक्स में डिवाइड किया था। फिर सिक्स को किस में डिवाइड किया था, परगनाज में डिवाइड किया था, ठीक है। जो सिक्स होते थे वो सिकदर के अंदर होते थे, और जो परगनाज होते थे उसको हेड कौन किया करता था, कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ विलेज वॉज हेडेड बाय आमील। आमील हेड किया करता था परगना। परगना के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ विलेज आते थे, और फिर विलेज जो होती थी वो बेसिक यूनिट हुआ करती थी एडमिनिस्ट्रेशन के। विलेज का हेडमैन जो था उसको क्या बोलते थे, मुकद्दम और चौधरी बोला करते थे। तो देखो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करती थी, तो पहले हुआ करते थे इक्ताज, फिर हुआ करते थे शिक, दूसरे हुआ करते थे परगना, और सबसे छोटे हुए करते थे विलेज। चलिए अब देखते हैं हम इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस हुए थे उसके बारे में देखेंगे। तो देखो इकोनॉमी में क्या हुआ था, जब दिल्ली सल्तनत ने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया था तो उन्होंने बहुत सारे लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें से उन्होंने लैंड को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया था, कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। पहला जो था उनका वो था इक्ता लैंड। इक्ता लैंड में क्या होता है, लैंड असाइन किया जाता था इक्ताज को। इक्ताज मतलब जो
प्रोविंसेस होते थे ना उनको लैंड असाइन किया जाता था, उनके ऑफिसर्स के लिए लैंड असाइन किया जाता था। और जो इक्ता की देखरेख करते थे, मतलब जो प्रोविंशियल हेड हुआ करते थे मुफ्तीज, उनको पेमेंट नहीं दिया जाता था, उनको उनकी सर्विस के बदले में लैंड दिया जाता था, उसको वो इक्ता लैंड बोलते थे। ठीक है, दूसरा होता था खलीसा लैंड। ये जो था वो डायरेक्ट सुल्तान के कंट्रोल में हुआ करता था, और इस लैंड से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो किसके लिए काम में आता था? रॉयल हाउस होल्ड या रॉयल कोर्ट को मेंटेन करने में काम आता था। तीसरा जो लैंड हुआ करता था उसको बोलते थे इनाम लैंड। ये लैंड असाइन किए करते पर्टिकुलरली रिलीजियस लीडर्स जो होते थे उनको ग्रांट करने के लिए, या कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो उसको ग्रांट देनी है तो ये वाले लैंड उनको दिए जाते थे। तो 3 लैंड थे, याद रखिएगा। पहला था इक्ता लैंड जो इक्ताज को दिए जाते थे, खलीसा लैंड जिसका डायरेक्ट कंट्रोल होता था सुल्तान का, रॉयल हाउस होल्ड को मेंटेन करने में किए जाते थे। तीसरा है इनाम लैंड जो रिलीजियस पर्पस के लिए ग्रांट देने के लिए यूज़ किए जाते थे। ठीक है, और जो पीजेंट्री हुआ करती थी, मतलब जो किसान हुआ करते थे, वो 1/3 ऑफ देयर प्रोड्यूस, जो भी प्रोड्यूस करते थे उसका 1/3 वो एज अ लैंड रेवेन्यू दिया करते थे। इवन कभी कभी तो हाफ ऑफ प्रोड्यूस, मतलब 1/2। अगर मान लो उन्होंने 100 kg ग्रो किया है तो 100 kg का हाफ मतलब 50 kg तो वो ऐसे उसको लैंड रेवेन्यू की तरह राजा को देना पड़ता था। ठीक है, और इसके अलावा भी उनको और अलग टैक्सेस देने पड़ते थे, जैसे कि राजा को देने पड़ते थे। तो इसके वजह से टैक्सेस इतने ज़्यादा थे, इसके वजह से जो पीजेंट्री थी वो काफ़ी गरीब थी। वो सिर्फ हैंड टू माउथ लिविंग ही कर पाते थे, मतलब सिर्फ खाना जितना खा पाते थे उतनी ही उनकी इनकम होती थी। और साथ में फ्रीक्वेंट फेमाइंस आते रहते थे, भुखमरी फैलती रहती थी। इसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो गई थी। लेकिन जैसे सुल्तान लाइक मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये 2 राजा ऐसे थे, सुल्तान ऐसे थे जिन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए। ठीक है, जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, टक्कावी लोन्स दिए। टक्कावी लोन्स के बारे में मैंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया था, तब मैंने बताया था। फिरोज शाह तुगलक वो थे जिन्होंने इरिगेशन टैक्स लगाया, लेकिन टैक्स के बदले इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने फार्मर्स को इनकरेज किया था सुपीरियर क्रॉप्स को कल्टिवेट करना, जैसे वीट हुआ, बार्ले हुआ। वीट को ग्रो करने के लिए इनकरेज किया था इंस्टेड ऑफ बार्ले। बार्ले एक लो क्रॉप समझी जाती थी और वीट उस टाइम बहुत सुपीरियर क्रॉप हुआ करती थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? हॉर्टिकल्चर को भी इनकरेज किया था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने तो एक सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बना दिया था जिसका नाम था दीवाने कोही। ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट याद रखना। दीवाने कोही क्या है, दीवाने अरिज क्या है, दीवाने रसलत क्या है, ये रियासत क्या है, तो ये सारे डिपार्टमेंट और इनको क्या बोलते हैं इनके बारे में आपको एक नोट्स में लिख लेने हैं। फिर दिल्ली सल्तनत पीरियड के टाइम पे अर्बनाइजेशन काफ़ी हुआ था। नई नई सिटीज़ और टाउन डेवलप होना स्टार्ट हुए थे, जैसे लाहौर हुआ, मुल्तान हुआ, भरूच हुआ, अनहिल बाड़ा हुआ, लखनौटी हुआ, दौलताबाद जिसको देवगिरी भी बोलते हैं, दिल्ली हुआ, जौनपुर हुआ। ये सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ डेवलप हुई थी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। दिल्ली जो था वो सबसे लार्जेस्ट सिटी था ईस्ट का, और यहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स काफ़ी ग्रो हुआ था। कंटेम्प्रेरी राइटर्स ने लिखा है ट्रेड और कॉमर्स के बारे में। इंडिया में एक्सपोर्ट होता था वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट किया जाता था। कहाँ पर? पर्शियन गल्फ में, वेस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, इन सब जगह क्या किया जाता था? एक्सपोर्ट किया जाता था। फिर ओवरसी ट्रेड भी हुआ था, और ये किसके अंडर में हुआ करता था? मुल्तानीज और अफ़गान मुस्लिम जो होते थे वो ओवरसीज ट्रेड करते थे। और जो इनलैंड ट्रेड होता था विद इन इंडिया या विद इन लैंड जो ट्रेड हुआ करता था उसको कौन करते थे? गुजराती, मारवाड़ीज और मुस्लिम बोहरा, ये 2 कम्युनिटी थी जो क्या करती हैं? इनलैंड ट्रेड किया करती थी, इसलिए मर्चेंट कम्युनिटी के रूप में आई। अभी भी आप देखोगे गुजराती मारवाड़ीज जो है वो ज़्यादा बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो ट्रेड में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। फिर रोड कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा था और बहुत सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने दी थी स्मूथ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए, जैसे अच्छी रोड्स बनवाना। रॉयल रोड्स बनाई गई थी जिससे, और उनको गुड शेप में बनाया गया था। सराय और रेस्ट हाउसेस बनाए थे हाईवेज पे, जिससे जो ट्रैवलर्स हैं उनको कन्वीनियंस रहे उसके लिए बनाए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें
दिल्ली सल्तनत के टाइम पे हुई थी। फिर इंडस्ट्रीज़ में कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क इंडस्ट्री ये बहुत फ्लरिश हुई थी दिल्ली सल्तनत टाइम में। सेरीकल्चर मतलब सिल्क का प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था लार्ज स्केल पे, मतलब बहुत लार्ज स्केल पे सेरीकल्चर इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। इसके वजह से जो रॉ सिल्क का पहले इंडिया इम्पोर्ट करता था, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी सुल्तान वगैरह हुआ करते थे वो सिल्क की बनी हुई चीज़ें पहनते थे, तो वो जो रॉ सिल्क इम्पोर्ट करते थे अब वो इम्पोर्ट नहीं करना पड़ा, क्योंकि इंडिया में ही वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उसका बढ़ा दिया था। फिर साथ में पेपर इंडस्ट्री भी बहुत ग्रो हुई थी, एक्सटेंसिव यूज़ होने लग गया कब हो गया था पेपर का 14th एंड 15th सेंचुरी में। इसके अलावा और भी क्राफ्ट जैसे लेदर मेकिंग, मेटल क्राफ्ट्स, कारपेट वीविंग ये सब भी फ्लरिश हुए थे, इनकी डिमांड भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई थी। उसके अलावा जो रॉयल कारखानास थे जो वो भी डेवलप किए गए थे, जो क्या करते थे, जो सुल्तान के गुड्स थे, नीडेड गुड्स, जैसे बहुत सारी चीज़ें जो सुल्तान लेते थे, जैसे हीरे ज़वारात के बने हुए गहने और वो जो कपड़े पहनते थे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आर्टिकल्स जो बनाए जाते थे, उनके लिए कारखानास डेवलप्ड किए, जहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते थे कॉस्टली आर्टिकल्स मेड अप ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, और गोल्ड वेयर, मतलब सोने चांदी की बनी हुई चीज़ें उन कारखानों में बनाई जाती थी। उसके बाद नोबल ऑल्सो एपिड द लाइफ स्टाइल ऑफ सुल्तान, जो नोबल्स हुआ करते थे, जो चालीसा सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नोबल्स थे, वो नोबल्स क्या करते थे, जो लाइफ स्टाइल सुल्तान फॉलो किया करते थे उन्हीं की लाइफ स्टाइल वो फॉलो किया करते थे, और उन्हीं की जैसे लग्जूरियस लाइफ भी जिया करते थे, ठीक है। इसके अलावा नोबल्स को बहुत ज़्यादा हाई सैलरी पे की जाती थी, इसके वजह से उनके पास इनॉर्मस वेल्थ थी, तो वो ईजिली लग्जूरियस लाइफ जी सकते थे, तो वो भी सुल्तान को फॉलो किया करते थे। फिर क्या हुआ, सिस्टम ऑफ कॉइनेज भी डेवलप हुआ दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। इल्तुतमिश ने बहुत सारे सिल्वर टंकास को इशू किया। 1 सिल्वर टंका वॉज डिवाइडेड इंटू 48 जीटल्स ड्यूरिंग द खलजी। देखो 2 टाइप के सिल्वर टंका थे। खलजी के टाइम पे जो 1 सिल्वर टंका इज इक्वल टू 48 जीटल, किसके टाइम पे हुआ करता था, खिलजी के टाइम पे हुआ करता था, ठीक है। और 1 सिल्वर टंका इज इक्वल टू 50 जीटल्स, ये किसके टाइम पे हुआ करता था, तुगलक के टाइम पे हुआ करता था, तो याद रखना कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो। फिर उसके अलावा ये जो सिल्वर टंका था, इसके बाद गोल्ड कॉइन, दिनार्स, ये सब भी बहुत पॉपुलर हुआ करती थी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। जब उन्होंने साउथ इंडिया का कॉन्क्वेस्ट किया था तो वहाँ से बहुत सारा गोल्ड जीत कर लाए थे, इस वजह से गोल्ड कॉइन और दिनार का यूज़ करना उन्होंने स्टार्ट किया था। कॉपर कॉइन का यूज़ बहुत कम हो गया था, डेटलेस हो गए थे, हमने देखा था टोकन करेंसी का एक्सपेरिमेंट किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने ओनली टोकन करेंसी का एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उन्होंने बहुत सारे टाइप के गोल्ड और सिल्वर कॉइन भी इशू किए थे, ठीक है, और उनको मिंट किया जाता था 8 डिफरेंट प्लेसेस पे उनको मिंट किया जाता था। एटलीस्ट 25 वेराइटीज़ जो थी वो गोल्ड कॉइन की वो इशू की जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब सोशल लाइफ के बारे में। देखो किसी भी सुल्तान की या सल्तनत की या इंडिया में हम जितनी भी सोशल लाइफ देखेंगे ना, उसमें हमको 3 चीज़ें हमेशा देखनी, कास्ट, विमेन की कंडीशन और तीसरा रिलीजन। आप कोई सा भी चैप्टर ले लीजिए, चाहे वो गुप्ता ले लीजिए, चाहे वो मौर्यंस ले लीजिए, चाहे वो आगे आएगा वो जो हमारा मुगल ले लीजिए, इन सब में हम सोशल लाइफ में यही डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमी में हम क्या डिस्कस करते हैं, तो ट्रेड डिस्कस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा था वो डिस्कस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक है, आपको ध्यान में रखनी है कि किस रूलर के टाइम पे कैसी कैसी कंडीशन हुआ करती थी। तो देखो अभी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे सोशल कंडीशन देखो, हिंदू सोसाइटी काफ़ी मतलब अंडरमाइन की जाने लगी थी, क्योंकि वो मुस्लिम को प्रोपोगेट करने आए थे, मुस्लिम को इनकरेज करने, मतलब मुस्लिम रिलीजन को बढ़ाने आए थे। तो कुछ लिटिल चेंज देखा गया था हिंदू सोसाइटी में। अभी भी ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम तो चल ही रहा था, और ब्राह्मण्स जो थे वो अपर स्टेट ऑफ सोसाइटी में आते थे, सब सर्विए। अब जो वुमेन थी उनकी पोजीशन बहुत ख़राब हो गई थी ये मुस्लिम रिलीजन के आने के बाद। वुमेन्स जो थी वो अभी भी उनके लिए सती प्रैक्टिस चल रही थी, वो सब सर्विएंट हो गई थी, मतलब एज अ सर्वेंट वर्क करने लग गई थी घर में। और उसके अलावा सेक्लूजन ऑफ और एक और सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था दिल्ली सल्तनत के साथ, वो था पर्दा सिस्टम, ठीक है। इसके पहले पर्दा सिस्टम इंडिया में नहीं चलता था। ये जो पर्दा सिस्टम था वो मुस्लिम लेके आए थे, क्योंकि जो मुस्लिम वुमेन्स थी वो पर्दे में रहा करती थी, तो उनको देख के हिंदू सोसाइटी में भी ये पर्दा सिस्टम स्टार्ट हो गया था। अपर क्लास वुमेन, जो अपर क्लास वुमेन हुआ करती थी वो पर्दा सिस्टम रखने लग गई थी। फिर अरब और टर्क्स दोनों ये ही पर्दा सिस्टम लेके आए थे इंडिया में। इसके बाद वो हिंदू वुमेन जो अपर क्लास की थी, नॉर्थ इंडिया में ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। साउथ इंडिया में इतना दिल्ली सल्तनत का रोल नहीं था, तो इसलिए साउथ इंडिया में पर्दा सिस्टम नहीं चला था ज़्यादा।
अभी भी आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया की जो स्टेट्स हैं वहाँ ज़्यादा पर्दा सिस्टम चलता है, साउथ इंडिया में ये सभी सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। फिर सल्तनत पीरियड जो था उसमें क्या हुआ था, मुस्लिम सोसाइटी रिमेन्ड डिवाइडेड इनटू सेवरल एथनिक एंड रेशियल ग्रुप्स। अब जो मुस्लिम सोसाइटी बनी थी वो अभी भी बहुत सारे एथनिक और रेशियल ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, जैसे टर्क्स वो मुस्लिम फॉलो करते हैं, ईरानियंस, अफगान्स, इंडियन मुस्लिम्स, ये सब अलग अलग ग्रो कर रहे थे। ठीक है, इनमें कोई इंटर मैरिज नहीं होती थी इन सारे ग्रुप्स में, तो इंटरलिंकिंग हुई नहीं। फिर हिंदू जो कन्वर्ट्स किए जाते थे, लो कास्ट वेयर ऑल्सो गिवन इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। जो हिंदू लोअर कास्ट के थे वो मुस्लिम में अगर कन्वर्ट करते थे अपने आप को तो उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। मुस्लिम नोबल्स जो थे उनको हाई ऑफिसेस दिए जाते थे, जबकि हिंदू नोबल्स को कोई हाई पोजीशन गवर्नमेंट में नहीं दी जाती थी। हिंदू और कंसिडर जिमीज बोला जाता था, वो जिमीज मतलब प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट बोला जाता था उन लोगों को। उसके अलावा जो और ये जो हिंदूज होते थे उनको एक टैक्स देना पड़ता था, जस्ट बिकॉज वो हिंदू है उसके लिए एक टैक्स लगाया जाता था जिसको बोलते हैं जिजिया टैक्स। ठीक है, बिगिनिंग में ये जिजिया टैक्स लगाया जाता था एज अ लैंड टैक्स, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने लैंड रेवेन्यू को सेपरेट कर दिया था जिजिया टैक्स से। तो लैंड रेवेन्यू अलग कलेक्ट किया करते थे और जिजिया टैक्स से एज अ सेपरेट टैक्स कलेक्ट किया करते थे फॉर नॉन मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, ब्राह्मण्स को कभी कभी एग्जेम्प्ट कर दिया जाता था जिजिया टैक्स से, लेकिन अधिकतर ये जिजिया टैक्स लिया जाता था नॉन मुस्लिम से। अब देखो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में दिल्ली सल्तनत में डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ द इंडियन स्टाइल डेवलप हुआ। इसमें क्या होता था, टर्क्स जो आए थे इंडिया में, मतलब जो भी दिल्ली सल्तनत थे वो जिन्होंने टर्क्स ने जो बनाई थी, उन्होंने अपने स्टाइल के आर्क्स, डोम्स, लॉफ्टी टावर्स, मिनारेट्स ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की। साथ में वो किससे डेकोरेशन किया करते थे, अरेबियन स्क्रिप्ट से वो डेकोरेशन किया करते थे। इंडियन स्टोन कटर्स का उन्होंने यूज़ किया। ठीक है, उन्होंने कलरफुल बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट किया। कलरफुल बिल्डिंग कैसे बनेगी, मार्बल्स का यूज़ किया, रेड स्टोन का यूज़ किया, येलो सैंडस्टोन का यूज़ किया। तो कलरफुल बिल्डिंग बनाना, जैसे रेड फोर्ट हुआ, वाइट मार्क, ताजमहल तो मुगल्स ने बनवाया था, रेड फोर्ट भी हुआ। लेकिन दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो भी मॉस्क वगैरह बनी थी वो सारी कलरफुल सैंडस्टोन से इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था और मुगल ने इसको कैरी ऑन किया था। ठीक है, बिगिनिंग में क्या करते थे वो जो भी टेम्पल्स और अदर स्ट्रक्चर्स होते थे उनको डिमोलिश कर देते थे और उन्हीं से फिर उनका जो मटेरियल आता था उससे मॉस्क बनाते थे। जैसे कुबुतुल इस्लाम जो मॉस्क बनाई गई है नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली, वो ये जो मटेरियल बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स और जैन टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके जो मटेरियल आया था उसी से कुबुतुल इस्लाम बनाई थी। बट लेटर पार्ट में उन्होंने नए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए, मतलब उन्होंने अब डिमोलिश करना बंद कर दिया, वो नए स्ट्रक्चर खड़ा करते थे। अब मोस्ट मैग्निफिसेंट बिल्डिंग जो थी 13th सेंचुरी की वो थी कुतुब मीनार, विच वॉज फाउंडेड बाय द ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली जो बिल्डिंग बनाई थी वो थी कुतुब मीनार, जिसको इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था, क्योंकि तो कुतुब मीनार की अचानक डेथ हो गई थी हॉर्स पोलो खेलते टाइम। अब क्या हुआ, ये 71 मीटर जो टावर, मतलब कुतुब मीनार को 71 मीटर हाइट है उसकी, तो ये जो टावर डेडिकेट किया था वो था सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए बनाई गई थी कुतुब मीनार, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे बनाई गई थी। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए कुतुब मीनार बनाई गई थी, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बालकनीज ऑफ द टावर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मेल बिल्डिंग, इट वॉज द प्रूफ ऑफ बहुत अच्छी बालकनीज बनाई गई हैं। तो वो ये सारी जो बालकनीज ऐसे बनाई गई हैं वो बताती है कि वो आर्किटेक्चरल स्किल कितनी ज़्यादा अच्छी थी उस टाइम के लोगों की। उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में क्या किया था, एंट्रेंस बनवाई थी कुतुब मीनार की, जिसको हम बोलते हैं अलाई दरवाज़ा। ठीक है, तो अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, और ये किसकी एंट्रेंस है, कुतुब मीनार की एंट्रेंस है। ठीक है, और ये जो डोम बना हुआ है इस कुतुब मीनार का वो साइंटिफिक लाइंस पे बनाया गया है, साइंस इन्वॉल्व है उसमें। ठीक है, अब ये तो हो गया स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी का कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर। अब हम देखेंगे तुगलक पीरियड में क्या हुआ था। तुगलक पीरियड में उन्होंने तुगलकाबाद बनाया था, जिसमें उन्होंने आर्क और डोम्स की बिल्डिंग्स बनवाई थी, लेकिन वो चीपर और इजीली अवेलेबल ग्रे कलर का स्टोन यूज़ किया करते थे। द पैलेस कॉम्प्लेक्स कॉल्ड तुगलकाबाद, जो पैलेस कॉम्प्लेक्स हुआ करता था उसको तुगलकाबाद बोलते थे, विद इट्स ब्यूटीफुल लेक ऑल्सो बिल्ट ड्यूरिंग द गियासुद्दीन तुगलक। जो पैलेस कॉम्प्लेक्स बनाया था तुगलकाबाद, जिसके अंदर ब्यूटीफुल लेक हुआ करती थी, वो किसके टाइम पे बना था, गियासुद्दीन तुगलक, जो फाउंडर हुआ करते थे तुगलक डायनेस्टी के, उन्होंने बनवाया था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, वैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने ही गियासुद्दीन तुगलक का मर्डर किया था, लेकिन फिर भी मोहम्मद बिन तुगलक ने गियासुद्दीन के लिए टॉम्ब बनवाया था हाई प्लेटफॉर्म पर,
और कोटला फोर्ट एट दिल्ली, ये किसने क्रिएट कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने, जिसको फिरोज शाह कोटला भी बोलते हैं, जो दिल्ली में है। तो फिरोज शाह कोटला किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक में बनवाया था, जिसको आप अरुण जेटली स्टेडियम भी बोलते हैं। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को अब अरुण जेटली स्टेडियम बोलते हैं, ये न्यूज़ में था, तो आप देख लीजिएगा। तो ये तो हो गए, देखो स्लेव का हो गया, खिलजी का हो गया, तुगलक्स का हो गया, ठीक है। अब बचे लोधी, क्योंकि सैयद के टाइम पे कोई कंस्ट्रक्शन था नहीं, उस टाइम तो दिल्ली सल्तनत पूरी डिसइंटीग्रेट हो गई थी तिमूर इन्वेजन के वजह से। तो लोधी गार्डन्स जो थे वो फेमस हुआ करते थे लोधी के आर्किटेक्चर के। तो लोधी गार्डन्स जो दिल्ली में बने हुए हैं वो सारे लोधीस का आर्किटेक्चर है। तो ये तीनों चीज़ आपने देख ली कि स्लेव्स ने क्या बनवाया था? कुतुब मीनार बनवाई थी। खिलजी ने क्या बनवाया था? अलाई दरवाज़ा बनवाया था। तुगलक्स ने क्या बनाया था? तुगलकाबाद बनाया था। और फिरोज शाह कोटला बनवाया था, ठीक है। फिर लोधीस ने क्या बनवाया था? लोधी गार्डन बनवाए थे, ओके। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब म्यूज़िक में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई थी। नए म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जैसे सारंगी, रबाब, ये इंट्रोड्यूस किए गए थे। अमीर खुसरो जो थे, उन्होंने नई 2 राग इंट्रोड्यूस की थी, वो थी घोरा और सनम। और उन्होंने एक नया स्टाइल का लाइट म्यूज़िक स्टार्ट किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? कव्वाली। तो कव्वाली किसने स्टार्ट किया था? अमीर खुसरो ने स्टार्ट किया था, जिसमें हिंदू और ईरानियन सिस्टम को उन्होंने ब्लेंड किया था। साथ में उन्होंने सितार का इन्वेजन किया था। उसके अलावा देखो, अब अमीर खुसरो ने क्या क्या किया था वो याद रखना। पहले तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे 2 चीज़ें इंस्ट्रूमेंट नए आए थे, जैसे सारंगी और रबाब। अमीर खुसरो ने क्या क्या 2 राग बनाई थी, एक घोरा, एक सनम। और कव्वाली उन्होंने स्टार्ट किए थे और सितार का इन्वेजन किया था। ये 4 चीज़ें अमीर खुसरो ने की थी, ठीक है। उसके बाद इंडियन क्लासिकल वर्क जो था राग दर्पण, उसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र किया गया था फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा। उन्होंने कोई टेम्पल लूटा था, जहाँ से उन्होंने 1300 संस्कृत लिटरेचर बुक्स ली थी, जिसको फिर पर्शियन में कन्वर्ट किया था। तो उस टेम्पल का नाम क्या है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। फिर पीर बुदान एक सूफी सेंट हुआ करते थे, वो ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे इस पीरियड के। साथ में एक राजा मानसिंह जो ग्वालियर के हैं, वो भी ग्रेट लवर ऑफ म्यूज़िक थे, ठीक है। तो वो दिल्ली सल्तनत वाले टाइम पर ही थे। इन्होंने क्या किया था? राजा मानसिंह ने ग्रेट म्यूजिकल कंपोजिशन किया था, जिसको क्या बोल रहे थे? मान कोतूहल, ठीक है। मान कोतूहल जो था वो किसने बनाया था? किसका कंपोजिशन था? तो वो राजा मानसिंह ऑफ ग्वालियर का कंपोजिशन था। तो म्यूज़िक में आप 3 चीज़ें याद रखिए। एक तो अमीर खुसरो के बारे में, एक पूर्वोदान जो सूफी सेंट थे, तीसरा राजा मानसिंह के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं लिटरेचर के बारे में। तो लिटरेचर में क्या हुआ था? दिल्ली सल्तनत लर्निंग और लिटरेचर दोनों को पेट्रोनाइज किया करती थी, ठीक है। इनका ग्रेट लव फॉर अरेबिक एंड पर्शियन लिटरेचर में, क्योंकि ये ऑब्वियसली अरेबियन और पर्शियन जानते थे, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा वो था। फिर उसके बाद लर्नेड मैन केम फ्रॉम पर्शियन लैंग्वेज गॉट एनकरेजमेंट फ्रॉम द रूलर। बहुत सारे लर्नेड मैन जो थे वो पर्शिया से आया करते थे और उनको सुल्तान एनकरेज भी किया करते थे। थियोलॉजी और पॉटरी के अलावा बहुत सारे हिस्टोरिकल राइटिंग वर्क भी हुए थे इस टाइम में। जैसे कुछ सुल्तान जो थे वो उन्होंने अपने कोर्ट में हिस्टोरियंस को भी रखा था, जो उनके बारे में हिस्ट्री लिख सके। मोस्ट फेमस हिस्टोरियंस जो इस पीरियड के थे वो थे हसन निज़ामी, मिन्हाज उस सिराज, जियाउद्दीन बरानी और शम्स शिराज अफीफ। तो याद रखना ये 4 के नाम, हसन निज़ामी, मिन्हाज उस सिराज, जियाउद्दीन बरानी और शम्स सिराज अफीफ, ठीक है। बरानी जो थे उन्होंने एक चीज़ लिखी थी तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जिसमें तुगलक डायनेस्टी की हिस्ट्री के बारे में। तो बरानी के याद रखिएगा, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। फिर दूसरे थे मिन्हाज उस सिराज, जिन्होंने लिखा था तवाक़त ए नसारी, ठीक है। मिन्हाज उस सिराज ने लिखा था तवाक़त ए नसारी, जो जनरल हिस्ट्री है किसकी? मुस्लिम डायनेस्टी की, अप टू 1260 तक की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो इस सब के बारे में याद रखिएगा, बरानी के बारे में और मिन्हाज उस सिराज और चारों हिस्टोरियंस के बारे में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अब अमीर खुसरो म्यूजिशियन भी थे और उन्होंने लिटरेरी वर्क भी बहुत किया था। वो एक पर्शियन राइटर थे, फेमस पर्शियन राइटर, जो 1250 से 1325 तक रहे थे। मतलब अमीर खुसरो स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे भी थे, खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे भी थे और तुगलक डायनेस्टी के भी टाइम पे थे। खिलजी में अगर आपने पद्मावत देखी होगी तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे
वो काफ़ी म्यूज़िक लवर थे, तो उन्होंने ये अमीर खुसरो का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो अमीर खुसरो 1250 से 1325 तक के थे, फेमस पर्शियन राइटर थे। उन्होंने बहुत सारी नंबर ऑफ पोएम्स लिखी हैं और बहुत सारी पोइटिक फॉर्म, न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन पोइट्री भी लिखी है जिसका नाम है सवक ए हिंद। तो ये पूछा जाता है सवक ए हिंद किसने लिखी है, तो और वो भी किस स्टाइल में लिखी है, तो ये इंडियन स्टाइल में लिखी गई है और किसने लिखी है, अमीर खुसरो ने लिखी है। पोइट्री है सवक ए हिंद, और उन्होंने कुछ हिंदी वर्सेस भी लिखे हैं। अमीर खुसरो की खजाइन उल फतूह जो अलाउद्दीन के कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताती है। इस फेमस वर्क तुगलक नामा डील्स विद द राइज ऑफ द गियासुद्दीन तुगलक। तो देखा आपने कि ये स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे भी थे, तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे भी थे, खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे भी थे। तो खिलजी के टाइम पे इन्होंने खुसरो ने क्या लिखा था, खजाइन उल फतूह जो अलाउद्दीन के बारे में बताती है, और तुगलक के टाइम पे तुगलक नामा लिखा था जो गियासुद्दीन के कॉन्क्वेस्ट के बारे में या राइज के बारे में बताती है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप अमीर खुसरो के बारे में याद रखिए। एक सबक ए हिंद, ठीक है, जो इंडियन स्टाइल में लिखी गई थी, फिर खजाइन उल फतूह जो अलाउद्दीन के कॉन्क्वेस्ट के बारे में, और तुगलक नामा जो गियासुद्दीन तुगलक के बारे में लिखी गई। ठीक है, उसके बाद संस्कृत एंड पर्शियन फंक्शनड एज द लिंक लैंग्वेज इन द दिल्ली सल्तनत। जो संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज थी वो लिंक लैंग्वेज की तरह काम किया करती थी। जिया नक्शबी जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने संस्कृत स्टोरीज को ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में। तो जिया नक्शबी का नाम याद रखिएगा। बुक जो तूतुनामा और द बुक ऑफ द पैरेट वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी, उसको ट्रांसलेट किया गया था इनटू टर्किश एंड लेटर इनटू द मेनी यूरोपियन लैंग्वेज। तो तूतुनामा और बुक ऑफ पैरेट जो थी वो काफ़ी पॉपुलर हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, और उसको बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट भी किया था। जो फेमस राज तरंगिनी रिटन बाय कल्हाना वो भी इस पीरियड को बिलोंग करते थे। कल्हाना जो कश्मीर के थे उन्होंने राज तरंगिनी लिखी थी कश्मीर के ऊपर। तो ये वो जो लिखी गई थी वो भी दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में ही लिखी गई थी। और उस टाइम कौन रूल किया करता था कश्मीर में, तो ज़ैन उल अबिदीन जो रूलर हुआ करते थे कश्मीर के। बहुत सारे संस्कृत वर्क जो थे मेडिसिन और म्यूज़िक के उनको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया था। अरेबिक लैंग्वेज में अलबरूनी जो थे उन्होंने किताब उल हिंद लिखी थी जो बहुत फेमस वर्क है दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड का। फिर बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज डेवलप हुई थी, जैसे चंद बरदाई फेमस हिंदी पोइट हुआ करते थे इस टाइम के। बंगाली लिटरेचर भी डेवलप हुआ था। नुसरत शाह उन्होंने महाभारत को ट्रांसलेट किया था किस लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज में। क्वेश्चन पूछा जाता है नुसरत शाह कौन थे और किस पीरियड को बिलोंग करते थे, वो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर थे और उन्होंने महाभारत को बंगाली में ट्रांसलेट किया था। अभी देखो लॉकडाउन की वजह से क्या है कि रामायण और महाभारत रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बन रहे हैं। जैसे आप केबीसी अगर आप देखते होंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा कि वो रामायण और महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम में भी हो सकता है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए, तो जहाँ पे भी रामायण और महाभारत के ट्रांसलेशन किसने किया, किसने बनाया, ये सारे क्वेश्चंस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए और उनका नोट्स बनाइए। ठीक है, तो महाभारत को ट्रांसलेट बंगाली में किया था नुसरत शाह ने। फिर भक्ति कल्ट डेवलप हुआ था गुजरात। इस भक्ति कल्ट के डेवलपमेंट के जैसे गुजराती और मराठी लैंग्वेज भी काफ़ी इमर्ज होके आई थी। विजयनगर एम्पायर जो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में है विजयनगर और बहमानी किंगडम, हम उसमें देखेंगे कि उस विजयनगर एम्पायर में तेलुगु और कन्नड़ लिटरेचर का काफ़ी ग्रोथ हुआ था। ठीक है, तो सारी रीजनल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। अलबरूनी की जो किताब उल हिंद थी उसके बारे में याद रखिएगा, और अमीर खुसरो की सारी बुक्स के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा कि मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था, फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ करता था, उसके बारे में देखा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में देखा था इक्ता होता है प्रोविंस, फिर उसके अंदर शिक्स होते हैं, शिक्स के अंदर परगनाज होते हैं और विलेजेस होते हैं, तो वो देखे थे। ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ में हमने देखा था कि ट्रेड काफ़ी फ्लरिश हुआ करता था, इंटरनल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड दोनों हुआ करते थे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे वो भी हमने देखा। सोशल कंडीशन हमने देखी कि मुस्लिम का राइज हुआ था, हिंदू सोसाइटी अभी भी कास्ट सिस्टम था। एक वुमेन के लिए एक नई चैलेंज आया था, पर्दा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था।
फिर आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन में हमने देखा कि जो कुतुब मीनार थी वो स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे डेवलप हुई थी। खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था जो एंट्रेंस हुआ करता था कुतुब मीनार का। फिर तुगलकाबाद जो था वो तुगलक्स ने बनवाया था। साथ में फिरोज शाह कोटला, वो किसने बनवाया था? तुगलक ने बनवाया था। और एक और चीज़ हमने लिखी थी लोधी गार्डन्स, जो लोधी के टाइम पर बनाए गए थे। वो पूरी दिल्ली में बहुत सारी जगह लोधी गार्डन्स बने हुए हैं, अगर आप दिल्ली घूमने गए हो तो। फिर पर्शियन और अदर स्कॉलर्स में हमने देखा कि म्यूज़िक में अमीर खुसरो का हमने देखा। अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इनको याद रखना। इन्होंने एक तो घोड़ा और सनम, 2 राग इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। सितार का इन्वेंशन इन्होंने किया था। दूसरा कव्वाली इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है, ये याद रखना। फिर इनकी बुक, अमीर खुसरो की बुक भी याद रखना। एक तो सबक-ए-हिंद, ठीक है, सबक-ए-हिंद थी। एक वो क्या नाम था यार उसका, एक सेकेंड आपको बता ही देती हूँ। सबक-ए-हिंद थी, दूसरा खजीन उल फुतू थी, और तुगलकनामा। ये 3 बुक्स थी जो अमीर खुसरो के टाइम पर चला करती थी, तो इसके बारे में देखिएगा। फिर रीजनल लैंग्वेज जो डेवलप हुई थी, और नुसरत शाह ने महाभारत को बंगाली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें आप देखिएगा, लर्न कीजिएगा, इनकी नोट्स बनाइएगा। और जो MCQs हैं इस बुक के वो आप सॉल्व कीजिएगा कि गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस कौन हुआ करते थे, तो मुफ्तीज़ हुआ करते थे। कोटला फोर्ट किसका क्रिएशन था? फिरोज शाह तुगलक का क्रिएशन था। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद अगर एक ध्यान से रीड करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्या बोलते थे? नई राग कौन कौन सी थी? घोड़ा और सनम किसने इंट्रोड्यूस की थी? फिर ये मिनहाज उस सिराज कौन थे? अमीर खुसरो, कल्हाना, ये सब किससे, इनकी बुक देखो। मिनहाज उस सिराज ने क्या लिखी थी, ठीक है, ये देखो। कल्हाना राज तरंगिनी, अलबरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद। फिर अमीर खुसरो ने सबक-ए-हिंद लिखी थी, और मिनहाज उस सिराज ने लिखा तबाकत-ए-नसारी। तो ये सारे ऐसे करके आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपके दिमाग में स्टिक हो जाएंगी चीज़ें। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये क्वेश्चंस सॉल्व करने की और जो मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं उनको ये शॉर्ट नोट्स लिखने चाहिए। जैसे दीवानी वजारत के ऊपर कौन सा डिपार्टमेंट हुआ करता था, इनके हेड क्या हुआ करते थे, इनके क्या काम थे। फिर कॉइनेज, कौन सा कॉइन सिस्टम चलाया था। सिल्वर टंका की क्या वैल्यू होती थी तुगलक के टाइम पे, खिलजी के टाइम पे, ऐसे लिख सकते हैं। अमीर खुसरो कौन थे? तो म्यूजिशियन भी थे और लिटरेचर पर्शियन राइटर हुआ करते थे। और उनके जो अचीवमेंट्स थे, मतलब उन्होंने कौन कौन सी राग, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। कुतुब मीनार का आप लिख सकते हो, किसने डेवलपमेंट कराया था, किसके लिए कराया था, इसका एंट्रेंस गेट किसने बनवाया था। ये सारी चीज़ें आप 3-3 पॉइंट्स तो आप लिख सकते हैं हर टॉपिक के ऊपर। फिर ब्रीफली आपको लिखना है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आप लिख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हुई। तो यूनिट और हेड आप लिख सकते हो उसके बारे में। फिर इकोनॉमिक कंडीशन, तो इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, उन सब के बारे में आप बता सकते हैं। फिर उसके अलावा फिर दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के बारे में लिखिए। 200 वर्ड्स का ईजीली हो जाएगा। कल्चरल कंट्रीब्यूशन में आर्ट एंड आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, लिटरेरी वर्क, ये सारे लिखेंगे तो कल्चरल कंट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब दिल्ली सल्तनत के बारे में है। आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप यूट्यूब से सिंपली सर्च करके MCQs लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई बुक हो तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास तमिलनाडु हिस्ट्री की बुक नहीं है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके उसकी डायरेक्ट लिंक भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।